जम्बू द्वीपे भरत खंडे आर्यावर्ते भारत से जम्बू टॉक्स देखने वाले हमारे सभी दर्शकों का बहुत स्वागत अभिनंदन। मैं आपके साथ निधीश गोयल। दोस्तों बात जब संसार की होती है तो उसमें बातें आती हैं स्त्री पुरुष की, महिला की और पुरुष की, ये बातें आती हैं। तो अब आधी आबादी भी कहा जाता है महिलाओं को। मैं कुछ एक हमारे साथ में जो गेस्ट आए हैं उनके साथ में हम लोग बात करेंगे। आज भारतीय राजनीति में महिलाओं के बारे में, महिला विमर्श के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। मैंने एक वेब सीरीज देखी थी अभी, चिरैया नाम की, दिव्या दत्ता की आई, जिसमें मैरिटल रेप के बारे में बात की गई। और जिसके साथ में मैरिटल हो रहा है, शी इज बीन इनटू एलजीबीटीक्यू में भी वो शामिल रही हैं। और ये बताया गया कि भाई महिलाएं जो हैं वो हमेशा से सताई रही हैं, उनके हाथ में कुछ रहा नहीं है, अधिकार उनके पास में है नहीं है। जो लोग बड़ी बड़ी किताबें पढ़ते हैं, बड़े बड़े भाषण देते हैं, जब समय आता है तो वो भी महिलाओं के विरोधी हो जाते हैं, या फिर उनके अंदर एक पुरुष सत्तात्मक चीज आ जाती है। अब ये पुरुष सत्तात्मक चीज, ये जो पैट्रियार्ची है और ये मैट्रियार्ची है, ये बनाया किसने? ये पुरुष प्रधान समाज या मातृ प्रधान समाज, हम लोग आज नॉर्थ ईस्ट में कहीं जाएंगे तो वहां पर ऐसा बताया जाता है कि वहां पर स्त्री प्रधान समाज है, स्त्री मूलक समाज आज भी चलता है। और ये कहा जाता है कि अगर कोई स्त्री जा रही है और उसके पीछे कोई बच्चे, अगर बच्ची भी है, 10 साल की बच्ची भी है, और वो किसी पुरुष को लेकर के जा रही है तो कोई रोकेगा नहीं, क्योंकि मूल जो होती है वहां पर स्त्री के लिए बहुत सम्मान है और बहुत सारी बातें हैं। लेकिन ये बाइनरी में कनेक्ट किसने किया? ये बनाया किसने? क्या ये हमारा ही ओढ़ा हुआ है बहुत पहले से, सदियों से, सहस्त्राब्दियों से, या फिर बात कुछ अलग है जिसे हमें ठीक से समझना चाहिए? अभी मर्दानी 3 एक फिल्म भी आई जिसमें भी ये कहा गया कि हमेशा लड़कियां ही क्यों शिकार होती है। तो क्या वाकई में हमेशा से लड़कियां ही शिकार होती रही हैं और वही विक्टिम है, या फिर उन्हें विक्टिम बना करके कोई खेल किया जा रहा है? क्योंकि महिलाएं विक्टिम है, जो माइनॉरिटीज है वो विक्टिम है, या फिर जो दलित है वो विक्टिम है, या फिर विक्टिम के नाम पर कोई गंदा काम हो रहा है जो संसार में कोई कर रहा है? इन सब के बारे में बात होनी चाहिए। मेरे पास में एक किताब है, भारतीय राजनीति में महिलाएं, और इसे लिखा है अपर्णा झा जी ने, साथ में डॉक्टर शुभ्रा परमार जी ने, जिसकी जो लेखिका है अपर्णा झा जी हमारे साथ में। अपर्णा जी, आपका बहुत स्वागत जम्मू टॉक्स में। नमस्कार, कैसे हैं आप? मैं बढ़िया हूँ सर, और आपके अभिनंदन और सम्मान के लिए बहुत बहुत आभार। आपके महत्वपूर्ण और चर्चित चैनल पर इस बुक पर चर्चा हो रही है और हमारे साथ आप और अमित सर जैसे विद्वान लोग चर्चा में आए हैं, ये मेरे लिए बहुत बड़े सम्मान। श्रोताजनों से मैं अनुरोध करूंगी, आप पधारे हैं और हम लोग चर्चा करेंगे इस पुस्तक पर भी, और बेसिकली विमर्श पर भी जो महिलाओं के लिए। अमित जी, आपका भी स्वागत एक बार फिर से, आप फिर से जम्मू टॉक्स में आए। नमस्कार। धन्यवाद निधीश जी, थैंक यू। शुरुआत मैं अपर्णा जी आपके साथ में ही करता हूँ, क्योंकि आप इस पुस्तक की लेखिका भी हैं, और ये पुस्तक क्योंकि भारतीय राजनीति में महिलाओं के बारे में है। लेकिन अगर राजनीति की बात भी करते हैं तो क्या राजनीति के बाद हमें 70-75 साल की करनी चाहिए भारत की राजनीति? भारत की राजनीति क्या इतनी छोटी है? हम लोगों ने वो दौर भी देखा है, हम लोगों ने नहीं देखा, लेकिन हम लोगों ने अपने शास्त्रों में पढ़ा है, जब कैकेयी महाराज दशरथ के साथ में युद्ध पर जाती है तो युद्ध पर जाएगी, तो युद्ध पर वही जाएगा तो उस युद्ध नीति को समझेगा, तो वो राजनीति को समझेगा। तो क्या भारतीय राजनीति में महिलाओं की बात कब से करनी चाहिए? 70-75 साल, 500 साल, 1000 साल, 2000 साल, 5000 साल? उसका कालक्रम क्या होना चाहिए जिसे हम समझे और उसके बाद में आगे बढ़ते हैं? अपर्णा जी। धन्यवाद सर। इस पुस्तक को लिखते हुए मैंने करीब 1-1.5 साल का समय लिया था, और इसके लिए मैंने शास्त्रों का भी अध्ययन किया, क्योंकि ये पुस्तक सिर्फ महिलाओं के बारे में, एक जैसे आपने कहा कि हमारे 70-75 साल के भारतीय इतिहास की बात नहीं है। हम विश्व के उत्पत्ति का जब से हमें भान हुआ है, पता लगा है, उस समय से महिलाओं की कैसी स्थिति रही हमारे शास्त्रों में, जो कि आज से कई सहस्त्राब्दी पहले लिखी गई थी, हजारों वर्ष पहले नहीं, 7-8 हजार वर्ष पूर्व से लिखी जा रही है। तो तब से हम पाते हैं कि मैंने इसमें विषय वस्तु दिया है, जिसमें जो आपके स्क्रीन पर अगर जूम करके आप देखेंगे तो शायद आपको दिख सकेगा। तैत्तिरीय उपनिषद के श्लोक में भी कहते हैं कि देवता और पिता की, जिस तरह से देवता और पिता जिस तरह से भगवान के तुल्य हैं, माँ भी देवता के तुल्य है।
मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। तो माता को सबसे पहले देवता के तुल्य बताया है, देवता के समकक्ष बराबर में बताया है। तो जिस समाज में माँ को, स्त्री को देवता के तुल्य बताते हैं, आगे हम मनुस्मृति के 3 श्लोक पर अगर आए तो उसमें कहा गया है कि यत्र पूज्यते नारी तत्र रमन्ते देवता। जहाँ स्त्री की पूजा होती है देवता वहीं निवास करते हैं। एक ऐसा समाज जहाँ पर कि स्त्री को देवता के समकक्ष बताया जाए और कई बार स्त्री को देवता से ऊपर बताया जा रहा है कि जहाँ स्त्री का सम्मान होता है वहीं देवता निवास करते हैं। तो हमारे यहाँ स्त्री हमेशा आदरणीय रही है और वो सत्ताधीश भी रही है। और बहुत दूर नहीं जाएं, इतिहास की बात से अगर बहुत परे न जाएं तो हम देखते हैं कि अहिल्याबाई होलकर, उनको कहा जाता है कि उन्होंने हमारे देश में मंदिरों का इतना निर्माण कराया, जो आज का काशी कॉरिडोर है उसका सबसे पहले पुनर्निर्माण उन्होंने ही कराया था। आक्रांताओं ने, जो बाहर से आने वाले आक्रांता थे, उन्होंने जो तोड़फोड़ हमारे मंदिरों का विध्वंस मचाया था, उसको रिस्टोर करने का सबसे पहले श्रेय इन्हीं को जाता है। चाहे सोमनाथ मंदिर हो गुजरात का, चाहे काशी कॉरिडोर हो, काशी विश्वनाथ का मंदिर हो अपने उत्तर प्रदेश में, या बिहार में जो विष्णुपद मंदिर है, जहाँ पर विश्व में एक ही जगह ऐसा है जहाँ मोक्ष के लिए आप पितरों का पिंड दान कर सकते हैं। तो ऐसी स्त्रियां हमारे देश में होती रही हैं और अभी भी हो रही हैं। तो इस पुस्तक में हमने यही चर्चा की है कि भारत ही नहीं पूरे विश्व में स्त्रियों की स्थिति कैसी थी। और आई हैव टॉक्ड ऑन द बेस्ड ऑफ फैक्ट्स। जो वेस्टर्न वर्ल्ड्स के जो राइटर्स हैं उनके साथ साथ भारतीय लेखक और हमारे ऋषि मुनियों के संदर्भों को उद्धृत करते हुए मैंने इसमें मेंशन किया है। ठीक बात है, आपने जो बात की है कि ना हम लोग किस तरीके से विश्व स्तर में भी बात करनी चाहिए कि भारतीय राजनीति में महिलाओं के साथ साथ में विश्व स्तर पे उनकी क्या बात है। थोड़ी सी बात अमित जी आपसे भी एक मैं कुछ जानता हूँ कि ये जो मैंने शुरुआत में कहा कि पितृ सत्तात्मक की बात या मातृ सत्तात्मक की बात कि तो ये कहाँ से आता है? क्या ये हमारे समाज के शब्द है? हम लोगों ने मातृ देवो भव पितृ देवो भव तो दोनों की बात की, दोनों को बराबर का सम्मान दिया, जो अभी अभी अपर्णा जी ने भी कहा। तो ऐसे में सत्ता क्या किसी के मूलक रही है या फिर ये जिनके साथ में था उन्होंने हमको इसको दे दिया? क्या ये विश्व के किसी और कोने से आया है? निधि जी, बिल्कुल आपने सही तरफ इशारा किया है। और अगर हम आज वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखें तो दुनिया में हमको 4 तरह की प्रमुख विचारधाराएं दिखाई देती हैं। एक तो वेस्टर्न यूरो अमेरिक आइडियोलॉजी है, जो ईसाई धर्म से और ईसाई मान्यताओं पर आधारित है। दूसरी अरेबिक एक आइडियोलॉजी है, जो इस्लामिक मान्यताओं पर आधारित है। तीसरी एक आइडियोलॉजी है जो मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी, लगभग 150 वर्ष पहले ही प्रारंभ हुई है। और एक चौथी आइडियोलॉजी है भारतीय आइडियोलॉजी, जिसको जो हिंदू धर्म से प्रेरित है। तो जब हम इस्लामिक और ईसाइयत के ऊपर आधारित विमर्श को देखते हैं, विचार को देखते हैं, तो उसमें हम देखते हैं कि महिला जो मूल स्वरूप है महिला का, मौलिक चिंतन कहाँ से आया है। तो वो बताते हैं कि जो सृष्टि का प्रारंभ हुआ तो उस समय पुरुष की उत्पत्ति हुई, और पुरुष का जब मन नहीं लगा, जिसको एडम और इस्लामिक मान्यता में आदम कहा जाता है, जब उसका मन नहीं लग रहा था तो उसके आनंद के लिए, उसके मजे के लिए, उसकी जो भी इच्छाएं थी उसकी पूरी करने के लिए उनके ईश्वर ने उनके लिए स्त्री बनाई। और स्त्री बनाने की प्रक्रिया क्या थी? तो पुरुष के ही, आदम के ही एक पसली निकाल करके और उससे एक स्त्री बना दी। तो मतलब पुरुष के लिए, पुरुष के द्वारा, पुरुष से बनाई गई एक वस्तु जो पुरुष के एक आनंद का स्रोत बन सके। तो इस तरह की उनकी मान्यता, एक थ्योरी ऑफ ओरिजिन जो है स्त्री और पुरुष का, वो ये उनकी मान्यता कहती है। जबकि भारतीय जो परिप्रेक्ष्य है, भारतीय जो चिंतन है, वो कहता है कि पुरुष और स्त्री दो अलग नहीं है, दो अलग अलग उत्पन्न नहीं हुए हैं, अपितु जिस तरह से चने की दाल होती है, एक ही चने से दो दाल के दो फलक अलग हो जाते हैं, वैसे ही ब्रह्म से स्त्री और पुरुष की उत्पत्ति हुई है। और इसलिए हम जानते हैं कि शिव और शक्ति को अर्धनारीश्वर हम कहते हैं। तो अर्धनारीश्वर एक ही जो एंटिटी है, उसके दो हिस्से जो हैं, स्त्री और पुरुष है, तो दो अलग अलग हिस्से नहीं है। इसलिए हमारे वांग्मय के अंदर या हमारे इतिहास के अंदर जब हम पढ़ते हैं तो उसमें स्त्री का चिंतन अलग से नहीं है। हमारे स्त्री का चिंतन वही है जो मनुष्य मात्र का चिंतन है। हमारे यहाँ पे जो संस्कृत साहित्य में या प्राचीन वैदिक साहित्य में या उपनिषदिक साहित्य में जब हम पढ़ते हैं तो जो भी चिंतन है वो मनुष्य मात्र के लिए है।
अब जो पाश्चात्य चिंतन है, आप देखिए कि जो मैं आपको क्रिश्चियनिटी के जो विचार बता रहा हूं, तो उसका प्रभाव क्या पड़ा, उसका प्रभाव उनकी भाषा पे देखिए। जैसे हम यहाँ पे किसी चीज के लिए कहते हैं कि मानव निर्मित, तो वो उस चीज के लिए क्या कहते हैं, मैन मेड। हम यहाँ पे कहते हैं कि मानव श्रम, तो बोलते हैं मैन पावर। हम बोलते हैं कि ये ह्यूमन मानव के लिए जो भी शब्द हम काम में लेते हैं, स्त्री पुरुष दोनों साथ में होते हैं, जबकि उनके वहां पे मैन शब्द काम में लिया जाता है। मैन में ही वो वुमेन भी काउंट करते हैं। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि जो मौलिक अवधारणा है, उसमें ही स्त्री को गौण रखा गया है, स्त्री को सेकेंडरी दर्जे का माना गया है। और इसलिए वहां पर पुरुष प्रधान समाज रहा है, पैट्रियार्किक सोसाइटी रही है। और इसका परिणाम ये हुआ कि इतिहास के अंदर वहां पे हमने देखा कि पुरुष प्रधान समाज होने के कारण जब नेशन स्टेट बने, नए राज्यों का निर्माण हुआ, तो जब वहां पे डेमोक्रेसी आई, तो महिलाओं को, क्योंकि दोयम दर्जे की नागरिक है, इसलिए मताधिकार का मत देने का अधिकार उनको नहीं मिला। और अमेरिका और इंग्लैंड जैसे विकसित राज्य जिनको हम कहते हैं, वहां पे भी 1918 1927 में उनको मताधिकार मिला। जबकि भारत में जब मताधिकार की बात आई या कॉन्स्टिट्यूशन बना, तो उस समय इस बात पे चर्चा ही नहीं हुई कि स्त्री और पुरुष को अलग अलग से मताधिकार देना चाहिए, नहीं देना चाहिए। और जबकि स्विट्जरलैंड, जिसको हम और भी अधिक उन्नत मानते हैं, उसमें 1983 के अंदर जाकर के महिलाओं के लिए अधिकार मांगने के लिए आंदोलन करने के पश्चात वो अधिकार मिले। निधि जी, एक बात और देखो, महिला विमर्श में हम बातचीत कर रहे हैं और हम 3 में से 2 पुरुष हैं। तो भारत की विशेषता रही है कि महिलाओं के बारे में जब चिंतन हुआ, तो महिलाओं को उसके लिए कुछ विशेष प्रयास नहीं करने पड़े, अपितु पुरुषों ने ही उनके अधिकार के लिए, उनकी उन्नति के लिए, उनके सशक्तिकरण के लगातार कंधे से कंधा मिलाकर, बल्कि एक कदम आगे जाकर के इसके लिए प्रयास किए हैं। एक उदाहरण इसमें स्त्री से हट करके मैं आपको अनुसूचित जाति या जिनको दलित विमर्श कहते हैं, उससे भी जोड़ करके बताना चाहूंगा कि दलित उत्थान के लिए अनुसूचित जाति जो अन्य पिछड़ा वर्ग है, किसी भी तरह से आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, न्यायिक रूप से किसी तरह से पिछड़े, उनके लिए भी आप देखिए जो काम करने वाले कौन रहे, स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती, महात्मा गांधी, डॉक्टर हेडगेवार। तो जितने भी लोग आप देखेंगे, ज्यादातर उस जाति के लोग कम और अन्य जाति वर्ग के लोग आगे बढ़ करके उनकी उन्नति के लिए काम करते रहे। तो हम यहाँ पे जो चिंतन है भारत का, विशेष रूप से हिंदू धर्म का या भारतीय दर्शन जो है, वो समग्र चिंतन है, वो हॉलिस्टिक व्यू है, इंटीग्रल है, एकात्म है। उसमें 2 टुकड़ों में कर देखने का चिंतन नहीं है, बल्कि उसका एक समग्र चिंतन देखते हैं कि पूरे समाज का चिंतन, पूरे राष्ट्र का चिंतन, पूरी मानव जाति का चिंतन। और जब पूरी मानव जाति का चिंतन होता है, तो उसमें पुरुष की भी चिंतन होता है, पुरुष की भी उन्नति होती है, स्त्री की भी उन्नति होती है। अलग अलग टुकड़ों में हम उसको देख के नहीं रखते। एग्जैक्टली। नहीं, आपने ठीक बात बोली है। मैं यहाँ पर थोड़ा अपर्णा जी एक बात और बताइए, जैसे आमिर जी ने भी वही बोला कि हम महिला विषय की बात कर रहे हैं, 2 पुरुष हैं। अब ये भी बड़े लोगों के लिए प्रश्न हो जाएगा कि आप बड़े मजे से कह रहे हैं कि ना आप महिला विषय की बात कर रहे हैं, 2 पुरुष हैं और हम लोगों ने ऐसा ऐसा किया, ये वैसा ही है। जैसे कि ना जो ब्राह्मण है वो तो मस्तक है, सिर है, और उसके बाद में क्षत्रिय है वो है ना आपका दूसरा है, उसके बाद में धड़ है, और शूद्र जो है वो पैर है। तो आपने उल्टा करिए, नहीं शूद्र को पैर ही क्यों बनाया? आप कह रहे हैं अच्छे तरीके से कि नहीं पैरों से के बिना चल नहीं सकता, लेकिन क्योंकि उनको आदत हो गई है हर चीज में क्रिटिसिज्म करने की, तो वो इस चीज में भी क्रिटिसिज्म करेंगे कि उनको आपने पैर क्यों दिए, और वो इस चीज में भी क्रिटिसिज्म करेंगे कि महिला विषय पर बोलने के लिए 3 महिलाएं क्यों नहीं है, 2 पुरुष और 1 महिला क्यों है। इसका मतलब भी यही है कि आप ही तय करना चाहते हैं कि महिला का विमर्श क्या है। अपर्णा जी। जी सर, आपने बहुत, ये जो स्थिति है ये है तो गंभीर, लेकिन आप जैसे परम विद्वानों के साथ बैठकर मैं कह सकती हूँ कि विद्वता पूर्वक अगर देखा जाए तो यह हास्यास्पद स्थिति है। अगर देखने वाले देखें तो 2 पुरुषों के साथ 1 महिला अगर विमर्श कर रही है, तो दोनों पुरुष के को मिलाकर जितनी समर्थता है 1 महिला अकेले में है। इस तरह से अगर देखा जा सकता है। लेकिन अगर मूढ़मती इंसान हो तो उसको क्या किया जा सकता है? तो कलेश करने वाले तो एक मीम बड़ा हम लोग देखते हैं कि जिसको शराब पीने की आदत है, इंडिया हार गई तो दुख में पिएगा, यार इंडिया हार गई क्या करूं, शराब पी लेता हूँ। जीत गई इंडिया तो जीत के खुशी में, इंडिया जीती है शराब कैसे नहीं पिएंगे, तो उसको पीने का बहाना चाहिए, हार जीत से लेना देना नहीं। ऐसे लोगों को महिलाओं के उत्थान से और उनकी वस्तु स्थिति से वाकई में कोई लेना देना नहीं है। उनको हर हाल में कलेश काटकर अपनी उपस्थिति दर्ज करानी है। अब जब मैं बात अभी
अमित सर ने बड़ी अच्छी बात कही कि वेस्टर्न वर्ल्ड में जिसकी आज भी हमारे देश में वोक समाज बहुत तेजी से उत्थान कर रहा है और उसके लिए सामाजिक व्यवस्था भी बहुत हद तक समर्थन दे रही है। तो ये वोक समाज आज भी वेस्टर्न वर्ल्ड को बहुत हद तक अपना स्टैंडर्ड यार्डस्टिक मानकर चलती है। उसी वेस्टर्न वर्ल्ड का मैंने अपने पुस्तक में बहुत जगह संदर्भ लिया है, क्योंकि अगर हम भारतीय संदर्भ देते हैं तो फिर तो भारतीय की बड़ाई करेगा। तो मैंने उस मिथ को तोड़ने के लिए लिया है। जॉन मैल्कम ने 1823 में एक किताब लिखी थी, अ मेमोयर ऑफ सेंट्रल इंडिया, जिसमें उसने मध्य भारत में उस समय की 1823 की क्या वस्तु स्थिति थी और रानी अहिल्याबाई होलकर को संदर्भ में केंद्र में रखकर एक किताब लिखी थी और उनकी धर्मपरायणता, उनके प्रशासनिक शैली और कार्यशैली का अद्भुत उदाहरण और उसकी प्रशंसा करते हुए किताब लिखी थी 1823 की। और आप सब जानते हैं कि 1823 तो क्या 2011 तक यूरोपियन वर्ल्ड, मतलब कि यूरोपियन वर्ल्ड की महिलाएं अपने अधिकार के लिए, सिर्फ मूलभूत अधिकार के लिए नारीवाद की, फेमिनिज्म की लहरें चल रही थी। वहां नारीवाद की 4 लहरें चली, जिसका मैंने इस पुस्तक में मेंशन किया है। नारीवाद की चारों लहरों के बारे में मेंशन किया है और उन लहरों में जिन महिलाओं ने योगदान दिया, कैट मिलेट, बेटी फ्रीडन, उसके बाद ये आपके आ जाते हैं जिसमें सेक्स पॉजिटिविटी की बात करते हैं, चेरिल क्लार्क, बारबरा स्मिथ, जून जॉर्डन, इस तरह के कई लोगों ने किताबें लिखी और इस तरह के नारीवाद के आंदोलन को इन लोगों ने समर्थन दिया ताकि वहां की महिलाओं को मूलभूत अधिकार मुहैया कराया जा सके, जिनको की इंफीरियर, मतलब ह्यूमन तो मानते नहीं थे क्योंकि तो एडम की हड्डी से बना हुआ था। तो अब अंग्रेजी में नाम भी आप देखिए, मेन और विमेन, WOMAN, स्पेलिंग में भी मैन घुसा हुआ है, तो उसको तो पंगु बनाकर वहां रखा गया है, उसका अस्तित्व भी उसी तरह से है। वहां की महिलाओं को जलाया जाता था। आप मिलिंडा गेट्स की किताब पढ़िए तो उन्होंने अपनी किताब में लिखा है कि चर्च किस तरह से महिलाओं को हीन समझता था और पाप की जड़ समझता था। विवाह जिसके लिए हमारे समाज में माता पिता, 2 परिवार मिलते हैं, विचार करते हैं, अब लव मैरिज का और खुद के पसंद की प्राथमिकता बढ़ गई, फिर भी 2 परिवार मिलते हैं और सस्नेह आपसी सानिध्य से विवाह संस्कार किया जाता है। वेस्टर्न वर्ल्ड में तो विवाह को ही चर्च मान्यता नहीं देती है। हमारे देश में जब वैदिक काल में महिलाएं गार्गी, मैत्रिणी, लोपामुद्रा, इस तरह की महिलाएं होती थी जो तपस्या, हवन और शास्त्र, उन्होंने शास्त्रार्थ ही नहीं किए, उन्होंने शास्त्र की रचनाएं भी की। ब्रह्मवादिनी महिलाएं हमारे यहाँ हुई थी। इस तरह के उन्नत हमारे देश की जहाँ संस्कृति सभ्यता रही है, जहाँ महिलाएं इतनी समर्थ रही हैं तो उन्होंने हर क्षेत्र में सृजन किया था। और जहाँ शत्रु के वध की बात आती है तो आगे बढ़कर उन्होंने अपने पुरुषार्थ का प्रदर्शन किया था, क्योंकि हमारे समाज में स्त्री पुरुष सेपरेट नहीं थे। पुरुषार्थ का मतलब ये नहीं कि इट इज मैनहुड, इट इज नॉट पेट्रियार्की, इट इज करेज एंड शिवालरी, कि आप किस तरह से अपने सामर्थ्य का प्रदर्शन करते हैं समस्या के सामना करते हुए, संकट का सामना करते हुए। तो पुरुषार्थ का मतलब पुरुष से नहीं है। तो वेस्टर्न वर्ल्ड ने जिस तरह के उसके अर्थ का अनर्थ बना दिया और उसको हमारे ऊपर थोप दिया, जो भी कालांतर में स्थिति रही हो, लेकिन आजादी के 75 साल बाद भी आज भी अगर हम रो रहे हैं कि अंग्रेज आए थे, मुसलमान आए थे, तो उस बात को लेकर रोने के बजाय उस चीज से बाहर निकलने की जरूरत है। और जो वो समाज है, उन्होंने आंख पे पट्टी बांध रखी है, फिर उनको तो हम ये दिव्य दर्शन करा नहीं सकते। हालांकि इस पुस्तक में मैंने बहुत सारे जगहों के और बड़े किताबों का संदर्भ लिया हुआ है, जिसमें आप देख सकते हैं कि जो 57-54 अभी मुस्लिम कंट्रीज है, वहां पर मुसलमान स्त्रियों की क्या स्थिति है। यूरोपियन वर्ल्ड में देखिए कि क्रिश्चियनिटी के अंतर्गत महिलाओं की क्या स्थिति है। और जो भारत में लोग रोते हैं कि महिलाओं की स्थिति अच्छी नहीं है, उनको इन कंपैरिजन टू द वेस्टर्न वर्ल्ड, जिस वेस्टर्न वर्ल्ड को हम सिनेमा के जरिए देखकर बहुत आह्लादित होते हैं कि बड़ा संपन्न समाज है, वहां की संपन्नता, जो लोग वहां गए हैं, रहे हैं, उनसे पूछिए कि क्या स्थिति है वहां पर। और विशेषकर महिलाएं जो 20वीं-21वीं सदी में सिर्फ मत देने के अधिकार के लिए, अपने मताधिकार के लिए जान गंवा रही थी, लड़ रही थी, तो उससे कहीं बेहतर हमारे यहाँ स्त्रियों की स्थिति सदैव से रही है। और अब तो खैर बहुत आगे बढ़ चुकी हैं और इस पर आगे चर्चा करेंगे। निधि सर, आप आगे जारी रखिए। आप जो बात कर रही हैं, इवन आपने जो वर्ड यूज किया कि द मैन एंड द वुमेन, सो यहाँ पर मैं अमित जी, एक वर्ड आता है हमारे यहाँ जब ये महिला, जैसे रामायण की जब बात आती है तो नर और वानर,
तो वानर जो वर्ड आता था उसमें ये कहा जाता था कि वानर है, यानी कि वो जो नर जैसे दिखते हैं वो वानर है। तो अगर वुमेन की बात करें तो मानव है, और वो उधर मैन कहा जाता है। सो अब मानव और मैन को भी आप थोड़ा सा है ना एक दूसरे के साथ में जोड़ के देख सकते हैं, देन वुमेन। सो अगर उसको वुमेन कहे जाए कि मानव जैसी, यानी कि मैन जैसी, वो मैन है नहीं, वो मानव है नहीं। है नहीं। ये ट्रीटमेंट किसका है? हमारे यहाँ है कि नारी में नर है, नर और नारी है, स्त्री पुरुष है, पर्टिकुलर है। सो ऐसे में ये जो दिखाना कि आप पितृसत्तात्मक है या मातृसत्तात्मक है, पुरुष प्रधान समाज है या स्त्री प्रधान समाज है, ये 0 और 1 में किसने बनाया? ये 0 और 1 में किसने बांटा? हम वहां रहते हैं जहां पर आकाश को शून्य भी कहा जाता है, यानी कि वी आर लिविंग इन अ बिग जीरो, जहां पर सब लोग एक साथ हैं। ऐसे में ये कह देना कि आप वो शक्ति की पूजा करते हैं, नवरात्रों की पूजा करते हैं, अभी तक आराधना हुई, और उसके साथ साथ में दिल्ली इज द रेप कैपिटल, और यहाँ पर सबसे ज्यादा अपमान किया जाता है, यहाँ पर सबसे ज्यादा लोगों को तोड़ा मरोड़ा जाता है, और घर में बहुत सारी हरकतें होती हैं, चाहे दहेज की बात करें, चाहे राजा राम मोहन राय जैसे लोगों ने चाहे विधवा विवाह की बात की हो, ये सब चीजें यहाँ पर है, कुरीतियां आपके यहाँ पर है। हमारे यहाँ का शब्द डायन नहीं है, हमारे यहाँ का शब्द चुड़ैल नहीं है, हमारे यहाँ का मैला ढोना भी नहीं है, लेकिन ये सब हम पर ओढ़ा दिया गया। थोड़ा सा इसके बारे में भी ठीक से हमें समझना चाहिए, और ये भी समझना चाहिए कि अगर नोरा फतेही के किसी गाने पर विवाद होता है और उसको बैन कर दिया जाता है, तो उस गाने पर एक्ट कौन कर रही थी? क्या नोरा फतेही इज अ कॉम्प्रोमाइज वूमन? क्या उन्हें ब्लैकमेल किया गया था? क्या सोनाक्षी सुंदर सिन्हा कॉम्प्रोमाइज हो सकती है, ब्लैकमेल हो सकती है? क्या मलाइका अरोड़ा खान हो सकती है? देन इनकी कारण क्या है? ये कहां से आया इनके दिमाग में वो मेंटल इनपुट, जिसके कारण से ये आउटपुट आता है, और वो आउटपुट हमारे समाज को परेशान करता है। अमित जी। हाँ, निधि जी, आपने 2 चीजें पूछी मुझसे कि एक तो ये पितृसत्तात्मकता समाज कहाँ से आई और विरोध में कहाँ खड़ा हो गया। तो मैंने जब 4 विचारधाराओं की बात आपसे की थी, तो मैंने कहा था कि एक चौथी विचारधारा और है कल्चरल मार्क्सवाद, जो मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी लगभग 150 वर्ष पहले प्रारंभ हुई। तो उसने पूरी दुनिया को 2 हिस्सों में तोड़ा है। वो जिस भी विषय के बारे में पढ़ता है, वो अगर इंडस्ट्रीज के बारे में जब पढ़ रहा था, तो 2 वर्गों में उसने समाज को तोड़ दिया, एक मजदूर वर्ग और एक उद्योगपति वर्ग। फिर दूसरा, जब वो परिवार को देखता है, तो वहां पे 2 वर्गों में तोड़ देता है, स्त्री और पुरुष। वो माता पिता को और बच्चों को देखता है, तो 2 वर्गों में पुनः तोड़ देता है कि एक माता पिता हैं और एक बच्चे हैं। तो 2 बाइनरी में तोड़ना उनका खेल है। उसी तरीके से आपने दलित विमर्श की बात की थी, आपने कहा था कि वो पुरुष विराट पुरुष का मस्तक ब्राह्मण को बनाया जाता है और चरण शूद्रों को बनाया जाता है। पर मैं आपसे यहाँ पे एक चीज प्रश्न करूंगा कि जब चरणों को हम भगवान के छूते हैं या चेहरे को छूते हैं, तो राइट, ज्यादा राइट। पवित्र क्या है? चरण पवित्र अधिक है या चेहरा अधिक पवित्र है? तो ये भगवान के चरण मानसिकता पर छूते हैं। निर्भर करेगा, ये मानसिकता दूसरी पर बात, निर्भर हाँ, करेगा, वो बिल्कुल, मानसिकता जो लक्ष्मण जी जिस मानसिकता में ये कहते हैं कि मैंने तो सीता माँ की नुपुर यानी उनकी पायल के अलावा कुछ देखा नहीं है, देखा क्योंकि है, मैंने हमेशा केवल चरणों को स्पर्श किया, तो ये आपकी मानसिकता पर निर्भर करेगा। बिल्कुल। तो ये लोग जो किस तरीके से भ्रम फैलाया जाए समाज के अंदर, किस तरह से चरण है तो इसलिए उसको छोटा दिखाया जाए, दर्शाया जाए, जबकि आप जानते हैं कि चरणों के ऊपर ही व्यक्ति खड़ा हो सकता है, वरना व्यक्ति का अस्तित्व कितना खतरे में पड़ जाए। दूसरी बात ये कि चरणों पे लगा हुआ कोई फल अगर मान लीजिए मेरे से गिर जाए और मेरे पैरों पे लग गया, किसी के पैरों, तो मैं उसको खा सकता हूँ, लेकिन किसी के मुंह से लग गया तो फिर वो फल अखाद्य हो जाता है। तो वैसे देखा जाए तो पवित्रता जो है वो चरणों में है, तो इसलिए उनकी संज्ञा अगर चरणों से की गई तो कोई गलत नहीं है। वैसे ही जो ये मार्क्सवाद है, मार्क्सवाद महिला को भी इसी तरीके से प्रस्तुत करने की कोशिश करता है कि, और इसलिए सशक्तिकरण के नाम पर परिभाषा इस तरह से परिभाषित करता है कि स्त्री सशक्तिकरण तब होगा, स्त्री का सशक्तिकरण, जब पुरुष के द्वारा किए जाने वाले कार्य भी वो करेगी। अब वो करने योग्य है या नहीं है, लेकिन महिला का सशक्तिकरण उनकी परिभाषा से तभी माना जाएगा जब वो पुरुष के द्वारा किए जाने वाले सारे कार्य कर रही है। और यहां तक कि सिर्फ कार्य ही नहीं, दुष्कार्य भी कर रही है। अब आप देखिए कि आजकल महानगरों में हम देख रहे हैं कि बियर बार्स के ऊपर सिर्फ पुरुष ही नहीं, महिलाएं भी खुले ले रही हैं। सिगरेट के छल्ले सिर्फ पुरुष ही नहीं बना रहे हैं, स्त्रियां भी बना रही हैं, युवतियां भी बना रही हैं। तो ये सशक्तिकरण की कौन सी परिभाषा है? लेकिन इसको सशक्तिकरण की दृष्टि से एक वर्ग में देखा जा रहा है, ये बड़ा चिंता का विषय है। तो भारत जो बात करता है वो मनुष्य मात्र की बात करता है। मैं आपसे कह रहा था, पुरुष पुरुष बने, इनकी सबकी इंडिविजुअलिटी तो है। पुरुष निश्चित रूप से अलग दिखाई देता है, स्त्री अलग तरीके से दिखाई देती है, सबकी अपनी अपनी भूमिका है, इंडिविजुअलिटी है, लेकिन इनकी कॉम्प्लीमेंटरिटी भी है। उस कॉम्प्लीमेंटरिटी को भूल करके हम सिर्फ इंडिविजुअलिटी की तरफ ध्यान रखेंगे तो समस्याएं ही पैदा होगी।
और इसलिए फिर राम को एक शोषक और सीता को शोषित बता दिया जाएगा। सुग्रीव को या राम को शोषक, लक्ष्मण को शोषक और शूर्पणखा को शोषित बता दिया जाएगा। तो इस तरीके से जो इनका एक नैरेटिव काम करता है, इस तरीके से जो विमर्श प्रस्तुत करते हैं, किस तरह से चीजों को तोड़ना, किस तरह से सेलेक्टिव कंटेंट को प्रस्तुत करना अपनी परिभाषा में, तो उस वजह से ये हमारा समाज, जो भारतीय समाज, जो मानव प्रधान समाज था, उसको पुरुष प्रधान की तरह से प्रस्तुत किया जाना। और फिर देखिए विक्टिमहुड का एक अपना लाभ होता है, विक्टिमहुड का अपना लाभ होता है, और जब किसी को विक्टिम की तरह प्रस्तुत किया जाता है, उसको सहानुभूति मिलती है, उसमें वो फंस ही जाता है। तो किसी को उसका लाभ मिल रहा है तो उसमें वो फंस जाता है। इसलिए भारत की महिला वर्ग भी अधिकांश रूप से, हालांकि उससे मुक्त है, इस बात को समझती है, लेकिन फिर भी कुछ एक संभ्रांत वर्ग है जो इस विक्टिमहुड में फंसा हुआ है और एक सशक्तिकरण के उस मार्ग पर जा रहा है, जो वास्तव में सशक्तिकरण न होकर एक विभ्रमीकरण का मार्ग है। एग्जैक्टली मुझे लगता है कि चूंकि कार्यक्रम के अंतिम भाग में हम हैं, तो एक अच्छा सा कमेंट अपर्णा जी से पर्टिकुलरली भारतीय राजनीति में महिलाओं पर लेंगे, लेकिन उसके साथ साथ में चूंकि आपने राम और सीता की बात की, मैं यहाँ पर एक और एग्जांपल देता हूँ, और राधा और कृष्ण। यहाँ पर ये भी, जहां हम लोग राधा गोविंद बोलते हैं, जहां राधा कृष्ण बोलते हैं, वहां पर एक नैरेटिव ये भी कहा जाता है कि भाई आप चाहे राधा कृष्ण कितना भी करें, लेकिन कृष्ण भगवान की तो 16,000 रानियां थी। अलग बात है कि 16,000 थी या फिर कुछ और थी, उनको अष्टभार्या कहा जाता है। तो उन्होंने तो रुक्मणी से भी शादी की, उन्होंने सत्यभामा से भी शादी की, उनकी 8 रानियां हुई, उन्होंने जीवन भर, उन्होंने मथुरा में, द्वारिका में, दुनिया भर में उन्होंने भू राजनीति खेली। लेकिन राधा का क्या, वो तो वहां पर चली गई, वो तो वहां पर रह गई। तो आप खुद तो बड़े आनंद करते हैं, लेकिन आपके साथ में जिनका नाम दिया जाता है वो उस तरीके से नहीं है। ये भी एक नैरेटिव है। अब जो सामान्य पढ़ा लिखा व्यक्ति जो नहीं है, वो इसमें फंस भी जाता है कितनी बार। अब मैं यहाँ पर भारतीय राजनीति में थोड़ी सी महिलाओं की बात आप लोगों से जरूर करूंगा, अपर्णा जी आपसे जरूर करूंगा कि कौन कौन से वो नाम लिए जा सकते हैं भारतीय राजनीति में महिलाओं के बारे में, जिनको एक्चुअलिटी में हमें समझना चाहिए। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इंदिरा गांधी, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट सरोजिनी नायडू, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, वो जिन्होंने भारत को भारतीयता की तरीके से, भारतीय दृष्टि से परिचय कराया, उनके बारे में थोड़ा सा बताएं, और उसके बाद में आज के इस प्रोग्राम को हम लोग क्लोज करेंगे। अपर्णा जी। जी, आपके प्रश्न को मैं भली भांति समझ रही हूँ कि जो हमारे समाज में जिस तरह से कहा जाता है कि अब सबसे बड़ी बात, जैसे आपने भगवान की बात की, तो अगर समझ आदमी के अंदर हो तो आप देखिए कि हम जब देवताओं का नाम लेते हैं तो सीताराम, राम सीता नहीं बोलते हैं, हम राधे श्याम बोलते हैं, हम ये पार्वती कृष्ण, पार्वती और शिव नहीं बोलते, शिव पार्वती जब बोलते हैं तो पहले कहते पार्वती नमः पार्वती पते हर हर महादेव, पार्वती के पति महादेव की वंदना हम कर रहे हैं। तो पार्वती से उनके पति की पहचान कराई जा रही है कि ये पार्वती के पति हैं। आज के समाज में इस तरह की जो लोग बड़े उच्च खिल होकर अपने आप को बहुत फेमिनिस्ट कहते हैं, जिस समय उनकी पत्नी से उनका परिचय कराया जाएगा, उनके अंदर का मेल ईगो जाग जाएगा। तो जो लोग कहते हैं कि महिलाओं को हमारे समाज में पहचान नहीं थी, वी वर नॉट लिबरल, उनको ये आईना दिखाइए कि आज भी हम राधे कृष्ण बोलते हैं, कृष्ण बाद में पहले राधे। सीता माता के बिना भगवान को बेटियां पैर नहीं छूती हैं, इवन बेटियां आज भी पैर नहीं छूती हैं, उनसे पैर नहीं छुआ पैर नहीं छूती हैं जी, पैर नहीं छूते हैं। अगर झाड़ू उनको लग जाए तो बेटी को पहले प्रणाम करते, झाड़ू को बाद में प्रणाम करते। बड़ी सारी ऐसी हमारे यहाँ मान्यताएं रही हैं, और आज भी जब हमारे घर बहू आती है तो हम उसको लक्ष्मी की तरह स्वागत करते हैं। लेकिन हमारे समाज में जो, ये सर ने अभी बताया था, अमित सर ने बहुत अच्छी बात की, हमारे समाज में जो मार्क्सिज्म, लेफ्टिसिज्म, और इन लोगों ने, लेफ्टिस्ट और कम्युनिस्ट माइंडसेट ने जिस तरह से तोड़ पैदा की है, उसी का ये दुष्परिणाम हम देख रहे हैं कि महिला लिबर्टी और महिला फ्रीडम के नाम पर समाज में विकृति आ गई है। महिलाएं सक्षम नहीं हो रही हैं, महिलाएं विकृत हो रही हैं। जिन महिलाओं को समाज का सृजन करना चाहिए था, वो संहार पर उतर आई हैं। पति की हत्या की साजिश करना, पति को अपने हाथों से मारना, खुद के जन्म दिए हुए संतान को मार देना, पर पुरुष के साथ इलीगल संबंध रखना, एक्स मैरिटल रिलेशन रखना, और चिरैया की आपने बात की। तो ये सारे एजेंडा बेस्ड जो नैरेटिव हमारे सिनेमा में चलते हैं, और सिनेमा ही हमारे समाज को इतना ज्यादा प्रभावित करता रहा है लगभग 100 साल की बॉलीवुड ने, कि हमारी विकृति सारी वहीं से आ रही है। कि अगर सोनाक्षी सिन्हा ने मुसलमान से शादी की, शाहरुख खान ने गौरी खान से शादी की, तो फिर क्या बिगड़ गया, हम करके देखते हैं, तो फिर वो बक्से में बंद हो जाती हैं। शाहरुख खान ने गौरी, हर मुसलमान एक्टर हिंदू लड़की से ही प्रेम में आ जाता है, उसको मुसलमान लड़की प्रेमिका के रूप में नहीं आकर्षित कर पाती है, क्योंकि ये उनका नैरेटिव है,
उनका एजेंडा उनको कहता है कि तुम हिंदू लड़की को फंसाओ। उसी तरह से सोनाक्षी सिन्हा कहीं से कॉम्प्रोमाइज नहीं है और ना तो प्रेम है, ये सब उनकी बिजनेस सेटिंग होती है और उनसे प्रभावित होकर जो हिंदू लड़कियां ऐसा करती है तो फिर केरला स्टोरी में उनकी लाइफ परिणत हो जाती है। तारा सहगल की लाइफ देखिए, दुनिया जान रही है आज उनके बारे में। इसी तरह से हमारे समाज को जिस तरह से विभाजित किया गया नारी समर्थता और नारी के आजादी के नाम पर, उसने उनको पर कटा हुआ पंछी बना दिया है, डोर कटा हुआ पतंग बना दिया, जो कहीं पर भी लूटी जा सकती, कहीं पड़ी रह सकती, उनका अस्तित्व विहीन कर दिया, समाज से उनको दूर कर दिया है। और उसको उन्हें समझाया गया है, बार बार इंजेक्ट किया गया उनके वेन्स में कि दिस इज योर फ्रीडम। बच्चा उत्पन्न करना तुम्हारा शोषण है, बच्चे को स्तनपान करना तुम्हारा शोषण है, परिवार संभालना शोषण है, पति को खाना अगर बना के दे रही हो तो शोषण है। तो भाई लिबर्टी क्या है? लिबर्टी यह है कि पर पुरुष के साथ तुम एकदम ऐसे स्वच्छंद होकर विचरण करो और जहां जो आए आचरण करो, दैट इज फ्रीडम। फ्रीडम वो नहीं है, फ्रीडम वो है कि जब हम कहते हैं कि इंडिया हैज बिकम अ रेप कैपिटल, दिल्ली हैज बिकम अ रेप कैपिटल, व्हाई इट हैज बिकम अ रेप कैपिटल? कुछ एक केसेस को छोड़ दे जो बहुत संवेदनशील है, अन्यथा इस तरह के अपराध हमारे देश में क्यों बढ़ने लग गए? क्योंकि हमारे देश में स्त्रियां सक्षमता के नाम पर विकृत हो गई। अपनी अस्मिता को उन्होंने खुद, अब जब बियर बार में रात में आप नशे के ड्रग में बेहोश पड़े हुए हैं और पर पुरुषों को आलिंगनबद्ध कर रहे हैं, तो उसके बाद क्या परिणाम होगा? और उस तरह के जो आदमी जो इस तरह के वृत्ति में होते हैं, वो फिर टारगेट इन महिलाओं का कुछ नहीं होता है। दे आर ओपन फॉर सच काइंड ऑफ थिंग्स। आई एम सॉरी टू से आई एम अ वुमन, बट दे आर ओपन फॉर दैट। उस तरह की महिलाओं का नुकसान नहीं होता। इस तरह के वृत्ति में रहने वाले जो पुरुष हैं, वो टारगेट करते सॉफ्ट टारगेट, जो बच्चियां होती हैं, स्कूल जाती बच्चियां, छोटी सी बच्ची, परिवार में जो बच्ची होती है, आस पड़ोस में जो बच्चे जो उनको सॉफ्ट टारगेट दिखते हैं, आसानी से जो कब्जे में आए जा सकते हैं। तो इस तरह से हमारे समाज में जो कोमल लड़कियां होती हैं, जिनको इस चीज का भान नहीं होता, समझ नहीं होती, वो शिकार हो जाती है। क्योंकि हमें अगर अपने समाज में स्त्रियों को सक्षम बनाना है। अपर्णा जी, मैं यहाँ पर मानता हूँ अपर्णा जी कि है ना, चूंकि जब नैरेटिव आता है तो वो दोनों तरफ आता है, इसलिए पुरुषों के साथ भी उनके भी मानस चित्त में समस्याएं आती हैं और वो भी चीजों को एक ही नजरिए से देखने लगते हैं। इसलिए हर किसी को वो जब एक नजरिए से देखेंगे तो पर्टिकुलरली प्रॉब्लम्स आएंगी, वो हम लोग एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन ये भारत का नहीं है, ये भारत से बाहर का है, ये किराए का नैरेटिव है जिसे हमको उड़ा दिया गया, हमने उसे ओढ़ लिया, हमने उसे अपना मान लिया और हमने ये कह दिया। जिस तरीके से एक लाइन आई थी जब हमने चरैया वेब सीरीज की बात की, तो उसमें एक लाइन थी कि वो लुगाई उठ करके जाए जिसे कभी किसी ने अपने गलत नजर से नहीं देखा, उसकी इच्छा के विरुद्ध। मैं मानता हूं इस बात को कि ये प्रॉब्लम्स है और ये प्रॉब्लम्स भी समाज की सच्चाई है, हमें इसको भी सामना करना पड़ेगा। लेकिन सच से सामना करने के साथ साथ में हमें ये भी जानना चाहिए कि क्या हमारा सच क्या है, और हमारा सच, जो हमारा वो सच जब हम दुनिया में बहुत बड़े थे, समृद्ध थे, उस समय का हमारा सच क्या था, वो हमारा शास्त्र क्या कहता था, जिससे हमें आज अपने ऊपर आजमाना चाहिए। मैं छोटा सा कमेंट आपसे, क्योंकि भारतीय राजनीति में महिलाओं की बात हो रही है अपर्णा जी, इसलिए वो लेना चाहूंगा कि कुछ उन नामों को बताइए जो पिछले 75 वर्षों में भारतीय राजनीति में शिखर पर गए हैं, जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया, जिनसे हमें सीखना चाहिए। उसके बाद में प्रोग्राम को पूरा करेंगे। जी अपर्णा जी। हमारी जो ऐतिहासिक जैसे शास्त्रों से अगर हम लें तो हम रानी अबक्का, राजकुमारी दिद्दा, उसके बाद बेगम हजरत महल, रानी झांसी जो मणिकर्णिका थी, उनको तो सब जानते हैं, सिर्फ उनके बारे में ही हमें पढ़ाया गया। उसके बाद कनकलता बरुआ, जिनको असम की वीरांगना कहा जाता था, वीना दास, और इस तरह की अनेक महिलाएं हुई, अन्नपूर्णा महाराणा, भोगेश्वरी फुकनानी, इस तरह की उषा मेहता, इन्होंने बहुत बड़ा काम किया था। उसके बाद राजकुमारी अमृता कौर, जिन्होंने एम्स बनाने में अपना जमीन दान दिया था। उतनी महंगी और उतनी बड़ी जमीन, एकड़ों एकड़ की जमीन उन्होंने दान दिया था कि भारत में एक ऐसा अस्पताल बने जहां पर कि हर आमो खास आदमी को, जिसके पास समर्थता नहीं हो स्वास्थ्य लाभ के लिए, वो सस्ते में अपना स्वास्थ्य लाभ ले सके। सरोजिनी नायडू और कई ऐसी महिलाएं हुई जिन्होंने इस तरह का योगदान हमारे देश में दिया है, जिनके बारे में अब हम पढ़ नहीं पाए। कल्पना दास, कल्पना दत्ता, सरला देवी और ऐसी अनेक महिलाएं हुई जिनका बहुत बड़ा योगदान रहा है, जिसके बारे में हमें पढ़ाया नहीं गया था। तो इन महिलाओं ने बहुत बड़ा योगदान दिया हमारे देश में, चाहे दक्षिण भारत में हो, चाहे पूर्वोत्तर राज्यों में हो, चाहे पश्चिम भारत में हो, हर जगह इन लोगों का बहुत बड़ा योगदान रहा, जिन्होंने भारत को न सिर्फ समृद्ध बनाए रखने के लिए अपना योगदान दिया,
बल्कि भारत की विरासत को संजोने के लिए उन्होंने अंग्रेजों से और भी अरब देश से आए हुए मुसलमान आक्रांताओं से लोहा लिया और आज भी इतिहास में स्वर्णाक्षरों में इनका नाम उद्धृत है, जिनके बारे में जानने की जरूरत है और जिनसे सीखकर हमें अपने आप को उस तरह से समर्थ बनाने की जरूरत है कि हम स्त्री होकर श्रृंगार करें, सृजन करें, ना कि संहार करें। और समाज में, कम से कम भारत में, तो वो दिन ना आए जो हम विदेशी समाज में देख रहे हैं कि महिलाएं किस तरह का जीवन जी रही हैं और किस तरह के जीवन को परिणति दे रही हैं, क्योंकि स्त्री जो होती है वो जीवन का मूल होती है। वेरी राइट, आपने बहुत सही कहा कि इसी देश में पुण्य श्लोका अहिल्याबाई होलकर भी होती है, इसी देश में महाराणा प्रताप की माँ जयमताबाई भी होती है, इसी देश में छत्रपति शिवाजी महाराज की माँ जीजाबाई भी होती है। तो इस देश में बहुत सारे एग्जाम्पल आपको अपने लिए, अपने परिवार के लिए कौन सा रखना है ये आपको समझना पड़ेगा, लेकिन उसके लिए आपको कुछ किताबों की स्टडी करनी पड़ेगी। उनमें से एक किताब जो मेरे हाथ में है और अपर्णा जी ने उसे लिखा है, दैट इज भारतीय राजनीति में महिलाएं। ये अगर हम लोग पढ़ लेते हैं तो शायद हमारे दिमाग की तही कुछ खुल जाए और हमें समझ में आए कि एक्चुअली क्या किया जाना चाहिए, क्या हो रहा है और सच्चाई क्या है। क्योंकि सत्यता रखेंगे, अपने अंदर रखेंगे, तो शायद उन मान बिंदुओं तक पहुंच पाएंगे, और जब उन मान बिंदुओं तक पहुंच पाएंगे तभी हम प्रतिष्ठित कर पाएंगे अपने आप को, अपने धर्म और अपने देश को, अपने समाज को। तो बहुत धन्यवाद अमित जी आपका कार्यक्रम में सहभागी होने के लिए, अपर्णा जी आपका कार्यक्रम में सहभागी होने के लिए। और कुछ छोटी चर्चा हमने की है, लेकिन मैं दर्शकों से जरूर कहूंगा कि थोड़ा कहा है, बहुत समझे और जरा ठीक से समझे, अपने ज्ञानेंद्रियों को खुला रखें, अपने आंख नाक कान को खुला रखें, सर जरा ऊंचा करके चले और देखें कि समाज में क्या हो रहा है, हमारे लिए कितना सही है और वो कौन कर रहा है। तो थोड़ा उसको रिपोर्ट भी करें। मैं हमेशा हर कार्यक्रम में कहता हूं कि रिपोर्ट्स करना शुरू करें, जो अपने लिए सही है, हमारे लिए सही है, साझा करना शुरू करें, कुछ चर्चा करनी शुरू करें। बात निकलेगी तो दूर तक जाएगी, लेकिन मैं इतना भी कहता हूं कि बात करते रहिए, क्योंकि बात करते रहेंगे तो बात बन जाएगी। तो बहुत धन्यवाद एक बार फिर से अमित भाई और अपर्णा जी आपका। और ये किताब पढ़े हमारे दर्शक, इतना ही कहूंगा। और इसी के साथ में, इन शब्दों के साथ में आप सभी से विदा लेता हूँ। दर्शकों से जरूर कहना चाहूंगा, प्लीज आप आपको जो भी इस चैनल प्रोग्राम में आपको अच्छा लगा उसके बारे में कमेंट करके हमें बताइए। और आपके कुछ प्रश्न हो तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। जो लेखिका है अपर्णा जी और अमित जी, वो उस कमेंट को जरूर देखेंगे डेफिनेटली, और अगर हो सका तो हम लोग उस पर रिप्लाई करने का भी प्रयास करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, आगे बढ़े और इस किताब को पढ़े। इतना ही कहूंगा। जय श्री राम, वंदे मातरम। धन्यवाद। जय श्री राम, वंदे मातरम। बहुत बहुत आभार आपका।